दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ऐसा लगता है कि नेपाल में स्वर्णिम युग आ गया है। जब से बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो धड़ाधड़ सख्त फैसले ले रहे हैं। इस बीच टाइम मैगज़ीन ने 100 प्रभावशालियों की सूची जारी की है, जिसमें बालेन शाह का भी नाम आया है। वहीं खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस बार सूची से गायब हो गया। तो सूची से गायब होने की वजह क्या है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों कम हो रही है? आखिर नेपाल के नए पीएम का नाम टाइम मैगजीन में क्यों आ गया है? दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ईरानी महिला को क्यों सुनाई गई है मौत की सज़ा। तो सबसे पहले आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं। खबर यह है कि टाइम मैगज़ीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी का नाम इसमें से गायब हो चुका है। इस सूची की खास बात यह है कि इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है। अगर मैं टाइम मैगज़ीन के ग्लोबल लिस्ट की बात करूं तो इसमें शी जिनपिंग का नाम है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, इसमें नेतन्याहू का भी नाम शामिल है। लेकिन इस बार नेतन्याहू के फ्रेंड, ट्रंप के फ्रेंड का नाम ना होना ये चिंता की बात है। इस लिस्ट की खास बात ये भी है कि इस लिस्ट में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का भी नाम है। और लोग हैरान हैं कि आखिर इसमें साहब का नाम क्यों नहीं है। साहब का नाम तो पहले नंबर पर होना चाहिए था, तो फिर इनका नाम गायब क्यों हो गया है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि 1 साल से पीआर किया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया का विश्व गुरु वाला प्रोपेगेंडा, इस बार टाइम मैगज़ीन ने फेल कर दिया। तो यहाँ की जो टीवी मीडिया है वो तो इनको विश्व गुरु बता रही है, लगातार इनका महिमा मंडन कर रही है। लेकिन जब टाइम मैगज़ीन ने सूची जारी की तो इसमें से साहब का नाम गायब हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें नेपाल के पीएम बालेन शाह का नाम क्यों है। दोस्तों, आपको बता दें, बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। 36 साल उम्र है। रैपर से नेता बने थे और ये काठमांडू के मेयर भी थे। इनकी अपनी एक पार्टी है जो अब बहुमत में है। और अब बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं और इनके प्रधानमंत्री बनते ही कहा जा रहा है नेपाल अपने स्वर्णिम युग में पहुंच चुका है। मैं आपको बालेन शाह के 10 बड़े फैसले बताने जा रहा हूं, जिसे लेने के लिए नेताओं में कलेजा चाहिए। नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कराया। उन्होंने वीआईपी कल्चर ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि कोई भी लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी नेता के लिए ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बल्कि खुद नेता अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक क्लियर करवाएंगे। नेपाल में ट्रैफिक पुलिस को फुल अथॉरिटी दी गई है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मंत्री तक की गाड़ी को चेक कर सकता है। नेपाल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की गाड़ी को चेक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, नेपाल में नर्सरी से लेकर 5वीं तक क्लास के एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। सभी स्कूल यूनिवर्सिटी के नाम नेपाली भाषा में ही लिखे जाएंगे। इस बंदे ने छात्र राजनीति को भी देश से ख़त्म कर दिया है। इतना ही नहीं, 10-10 बॉडी गार्ड लेकर चलने वाले रूल को भी, नियम को भी इस बंदे ने तहस नहस कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि कोई भी मंत्री, नेता सरकार के खर्च पर प्राइवेट यात्रा नहीं कर सकता। बालेन शाह ने सरकार के काम के अपडेट के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिससे जनता का कोई भी आदमी जब चाहे सरकार के काम को लेकर सवाल पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि बालेन शाह ने साफ तौर से बोल दिया है कि मेरी फ़ोटो पार्लियामेंट, थाने या सरकार के दफ्तर में लगाने की ज़रूरत नहीं है देश के लोगों को। तो संदेश साफ है, 20 साल पहले भी भ्रष्टाचार किया तो उसकी सज़ा आज मिलेगी। वहीं नेपाल से एक और अपडेट ये आ रही है कि नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 100 से अधिक मंत्री भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। नेपाल में 20 सालों के बीच सार्वजनिक पद पर रहे मुख्य राजनीतिक पदाधिकारियों, अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि बालेन शाह ने जो ये फैसला लिया है, अगर सही तरीके से लागू हो गया तो नेपाल को विकसित होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। वहीं हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की जो मीडिया है वो खबरों को छुपा रही है।
अभी अभी IMF ने बताया है कि अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे देश की रैंकिंग घट गई है, लेकिन टीवी मीडिया ये खबर नहीं दिखा रहा है। अब हम चौथी अर्थव्यवस्था की जगह छठवीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं। याद कीजिए, जब हम चौथी अर्थव्यवस्था हुए थे तब ये एंकर कैसे नाच रहे थे। अब इतनी बड़ी खबर को मीडिया दबा रहा है। मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि भारत अब छठवीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? जब चौथी अर्थव्यवस्था बना था हमारा देश तो इसका श्रेय लिया जा रहा था कि साहब की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब छठवीं अर्थव्यवस्था बन गया हमारा देश तो इसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए, जवाबदेही तो होनी चाहिए। वहीं एक और खबर ये आ रही है कि अब रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत। अमेरिका ने दिया झटका। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अब रूसी और ईरानी तेल पर जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। ईरान युद्ध के बाद ईंधन संकट के बीच अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर दी गई छूट की मियाद 11 अप्रैल को ख़त्म कर दी है। इस दौरान भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदार रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया है। तो मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 11-12 सालों की बात करें तो इन्होंने आखिर देश के लिए क्या उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने देश की जनता को क्या दिया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं ईरान से दोस्तों एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। ईरान में तो बहुत गजब हो गया। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के चलते पहली महिला को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। इस महिला का नाम है बीटा हेमती। बीटा हेमती को फांसी दी जाएगी क्योंकि बीटा हेमती ने सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किया था। और पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करने पर किसी महिला को फांसी दी जा रही है, वो भी ईरान में। बीटा हेमती पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी में हुए देश भर के विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और हिंसा में शामिल रहीं। इस मामले में उनके पति और 2 अन्य लोगों को भी दोषी माना गया है। इन सभी को अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। रिपोर्ट से मुताबिक फैसले के बाद उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र सही तरीके से बहाल नहीं हुआ है। वहाँ पर हमारे देश के जैसा संविधान नहीं है। हमारे देश के जैसा संविधान वहाँ पर होता और संविधान सही तरीके से लागू हुआ होता तो आज बीटा हेमती जैसे लोगों को फांसी की सज़ा नहीं होती। जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ इस तरह के फैसले नहीं सुनाए जाते हैं। हालांकि अब हमारे देश में भी प्रदर्शन आंदोलन करने पर बिल्कुल लगभग पाबंदी ही लग चुकी है। कोई भी खुलकर आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ जहाँ खुलकर आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ लोकतंत्र बहाल है, लेकिन जहाँ लोग अपनी आवाज़ ना बुलंद कर पाएँ, प्रदर्शन आंदोलन ना कर पाएँ, वहाँ लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टाइम मैगजीन ने जिस तरीके से 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की उसमें PM मोदी का नाम नहीं है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है। आखिर मोदी का नाम इस सूची से गायब क्यों हुआ और नेपाली PM का नाम इस सूची से जुड़ जाना, इसके पीछे आप लोग वजह क्या देखते हैं? इसके पीछे आप लोग क्या वजह देख रहे हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।